Good morning, students. Today we are going to study hydrostatics. We were doing hydrostatic, and today we are going to do new topic, that is surface tension. ठीक है, we have already done पास्कल लॉ हम कर चुके हैं, उसकी एप्लीकेशन हम कर चुके हैं. तो आज हम करने वाले हैं सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड है जो हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं. इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड. तो सबसे पहले कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है हमारे पास, दैट इज मॉलिक्यूलर रेंज. अब देखिए मॉलिक्यूलर रेंज क्या है. जो सबसे पहली आपकी इंपॉर्टेंट टर्म है मॉलिक्यूलर रेंज, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस up to which a molecule can exert some measurable attraction on other molecule. मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपका एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल तक, जहाँ तक उसकी अट्रैक्शन जो है वो महसूस करी जा सकती है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस, जिस मैक्सिमम डिस्टेंस तक एक मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल पर अट्रैक्शन एग्जर्ट करता है, मेजरेबल मतलब जिसे हम मेजर कर सकें. अब ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल आपने यहाँ रख दिया और यहाँ एक मॉलिक्यूल यहाँ रख दिया है, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन हो नहीं रही है, मेजर नहीं की जा सकती है. मतलब वो कहा है वो आपका मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक उसकी अट्रैक्शन जो है वो क्या करी जा सके, एक मॉलिक्यूल दूसरे के ऊपर एग्जर्ट कर सकता है और उसे मेजर किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर रेंज. तो इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन एग्जर्ट सम मेजरेबल अट्रैक्शन ऑन द अदर मॉलिक्यूल, जहाँ तक उसकी अट्रैक्शन को मेजर करा जा सके. ध्यान इस बात का रखना है, ऐसे नहीं इतना ज़्यादा डिस्टेंस दूर रख देना है कि वहाँ पर एक मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन दूसरे के ऊपर एग्जर्ट हो ही ना रही हो. ठीक है, तो ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहाँ पर मॉलिक्यूल एग्जर्ट करता है कुछ मेजरेबल अट्रैक्शन ऑन द अदर मॉलिक्यूल. ओके, तो ये है आपका. तो देखिए इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस. ये जो अट्रैक्शन है, ठीक है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं या मॉलिक्यूलर रेंज की बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर रेंज जो होता है ये डिफरेंट होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए, डिपेंडिंग अपॉन सब्सटेंस हम क्या ले रहे हैं. तो इसकी वैल्यू डिफरेंट आती है डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए. जो ऑर्डर आता है मॉलिक्यूलर रेंज का वो आपका कितना आता है, दैट इज 10⁻⁻⁹ मीटर इन सॉलिड्स एंड लिक्विड. तो स्पेशली अगर हम सॉलिड्स और लिक्विड की बात करें तो वहाँ पर जो रेंज आती है आपकी वो कितनी आती है, जो ऑर्डर आता है वो आता है आपका 10⁻⁹ मीटर. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. अब देखिए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है. इट इज़ एन इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन विद अ मॉलिक्यूल as a center and molecular range as radius. तो एक इमेजिनरी स्फीयर है, आप मान सकते हैं कि एक आपका इमेजिनरी स्फीयर है जहाँ पर एक मॉलिक्यूल को हमने क्या ले रखा है, विद द मॉलिक्यूल एज सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज एज रेडियस. और जो मॉलिक्यूल की रेंज है उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया है, वहाँ पर रेडियस कंसिडर कर लिया है. उसे हम क्या कहते हैं, आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं. ठीक है, तो देखिए जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अगर हम सिंपल सी बात करें, ऑल द मॉलिक्यूल इन दिस स्फीयर अट्रैक्ट्स द मॉलिक्यूल एट द सेंटर. ठीक है, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो जो सेंटर पे मॉलिक्यूल रखा है उसे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, और जो मॉलिक्यूल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर है of influence है, experience a downward pull due to molecule in lower half of the sphere of influence and upward pull due to upper half of sphere of influence. कहने का मतलब ये है कि अगर हम let us consider a diagram, सबसे पहले एक डायग्राम बना देते हैं, इसके थ्रू हम इसको समझेंगे. अब देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं लोअर हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, वो इक्वल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द अपर हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा आपके मॉलिक्यूल पे एट द सेंटर ऑफ स्फीयर पे वो क्या आएगा,
ज़ीरो आएगा, बिकॉज जो डाउनवर्ड पुल है इक्वल है आपके अपवर्ड पुल के। अब देखिए यहाँ पर हमने मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस, अब ध्यान से देखिए जो नीचे आपका, क्योंकि हमने ये देखना है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपर हाफ ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है, ये देखिए अपर हाफ ये आपका स्फीयर है, स्फीयर का आधा कर दिया हमने, तो आपके जो मॉलिक्यूल किसके इन्फ्लुएंस में, इसके इन्फ्लुएंस में है। तो अगर जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो ऊपर वाले हाफ में है, अगर वो आपके नीचे वाले हाफ के इक्वल हैं, जैसे यहाँ पर है, अगर ये ऊपर वाले नीचे वालों को क्या है, एग्जैक्टली इक्वल हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि अपर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल, अपर हाफ ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज दैट इज इक्वल टू द लोअर हाफ। तो वहाँ पर जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डाउनवर्ड पुल हो रहा है आपका वो किसके इक्वल है, वो अपवर्ड पुल के इक्वल है। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर अपवर्ड पुल इस तरफ से हो रहा है आपका, तो डाउनवर्ड पुल यहाँ से हो रहा है, तो ये आपका एग्जैक्टली इक्वल है। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्टेंट निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा, इट विल बी ज़ीरो। वहीं अगर हम ऐसी बात कंसिडर करें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो लोअर हाफ में है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के, वो ज़्यादा हैं देन द अपर हाफ। जैसे यहाँ पर हम बना लेते हैं, लेट अस ड्रॉ वन, ये सेंटर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपके लोअर हाफ में कितने हैं, हमें साफ साफ ज़्यादा दिख रहे हैं, और अपर वाले हाफ में कितने हैं, आपके कम दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इफ़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द लोअर हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अगर नीचे वाले हाफ में आपका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है मॉलिक्यूल का वो ज़्यादा है अपर हाफ के कंपैरिजन में, तो वहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, वो डाउन की तरफ लगेगा। मतलब जिस तरफ आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है वहाँ पर फोर्स उस तरफ ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हम क्या कहेंगे कि जो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स है act on the molecule at the center of the sphere of influence as downward pull is more than upward pull। तो यहाँ पर जो डाउनवर्ड पुल है वो अपवर्ड पुल से ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप सिंपल हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं वो एक तरह का इमेजिनरी स्फीयर है, ड्रॉन विद द मॉलिक्यूल एज सेंटर, मॉलिक्यूल को सेंटर रखते हुए, और एंड मॉलिकुलर रेंज को, जहाँ तक मॉलिक्यूल की रेंज जा सकती है उसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, उसका रेडियस। तो वो होता है हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर आपके ऊपर के जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो अपवर्ड हमारे हाफ, जो ये पूरा का पूरा स्फीयर है, इसके ऊपर वाला हाफ जो है स्फीयर का इन्फ्लुएंस का, वो इक्वल है लोअर हाफ के, तो हम वहाँ पर क्या कह देंगे कि अपर हाफ ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इक्वल टू द लोअर हाफ ऑफ द इन्फ्लुएंस। तो वहाँ पर आपका डाउनवर्ड पुल और अपवर्ड पुल इक्वल हो जाएगा, तो वहाँ पर हमें रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर विल बी ज़ीरो। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो लोअर हाफ है उसमें जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा है, यानी डाउनवर्ड पुल जो है आपका ज़्यादा है किससे, अपवर्ड पुल से, तो वहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स आपको मिलेगा वो किस डायरेक्शन में मिलेगा, वो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। ओके, तो ये बात समझ गए। तो यहाँ पर रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स जो होगा मॉलिक्यूल का जो सेंटर में एक्ट कर रहा है वो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि वो ज़्यादा है किससे, अपवर्ड पुल से। वहीं हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, वो है आपका सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म क्या होता है, इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट विद थिकनेस इक्वल टू द मॉलिक्यूल रेंज। ठीक है ना, मतलब जो सबसे ऊपर का लेयर होता है आपके लिक्विड का रेस्ट पोजीशन पे, जिसकी थिकनेस जो होती है वो किसके इक्वल होती है, मॉलिक्यूल की रेंज के बराबर। जितना मॉलिक्यूल की रेंज है उतनी उसकी थिकनेस होती है, उसे हम क्या डिफाइन करते हैं, सरफेस फिल्म। तो सरफेस फिल्म आपकी टॉप मोस्ट लेयर होती है लिक्विड की, जो कि रेस्ट पे होती है, जिसकी थिकनेस जो है वो मॉलिक्यूल रेंज के बराबर होती है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी मॉलिक्यूल ऑल द मॉलिक्यूल जो हैं सरफेस फिल्म में, उनके पास एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है एज कंपेयर टू द नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर ऑफ लिक्विड।
और वो किसकी वजह से आती है, ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि सरफेस फिल्म होता क्या है। सरफेस फिल्म एक टॉप मोस्ट लेयर है लिक्विड की, जो कि एट रेस्ट पे होती है, जिसकी थिकनेस जो होती है वो मॉलिक्यूल रेंज के इक्वल होती है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू आवर मेन टॉपिक जो हमने पढ़ना है, जो कि है हमारा सरफेस टेंशन। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए सरफेस टेंशन आखिर आपका है क्या। अब हम सरफेस टेंशन पढ़ने वाले हैं। देखिए सरफेस टेंशन क्या देखा गया है, अगर हम बात करें लिक्विड की तो ऐसा देखा गया है कि लिक्विड इन स्मॉल क्वांटिटी at rest free from external force like gravity always tend to have a spherical shape। ठीक है ना। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि लिक्विड जो है, अगर हम छोटी सी क्वांटिटी में लें, जैसे कि लिक्विड ड्रॉप ले लें, ठीक है ना, अगर हम लिक्विड ड्रॉप को भी कंसिडर कर लेते हैं तो क्या होता है, तो आपने देखा होगा लिक्विड ड्रॉप अगर रेस्ट पोजीशन पे है और फ्री है वो फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फोर्स, लाइक उसके ऊपर ग्रेविटी वगैरह नहीं लग रही है, तो इट इज़ ऑलवेज टेंड टू हैव स्फेरिकल शेप। तो किस शेप में रहने की कोशिश करता है, वो हमेशा स्फेरिकल शेप में रहने की कोशिश करता है। अब वो स्फेरिकल शेप में ही क्यों रहने की कोशिश करता है, हमेशा याद रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर जो होता है वो सबसे लीस्ट सरफेस एरिया होता है। ठीक है, फॉर अ गिवन वॉल्यूम अ स्फीयर हैज़ लीस्ट सरफेस एरिया। तो एक स्फीयर ही ऐसा हमारा फिगर होता है जो सबसे कम जिसका सरफेस एरिया होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम फ्री सरफेस की बात करते हैं, every liquid at rest has the tendency to have least surface area। तो आपका जो लिक्विड होगा रेस्ट पोजीशन पे वो क्या करेगा, लीस्ट सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। तो सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फीयर का होता है। तो किस शेप में रहने की कोशिश करेगा, स्फीयर में रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, while doing so the free surface behave as if covered by the stretch membrane। तो वो किस तरह से बिहेव करती है, जो फ्री सरफेस है वो इस तरह से बिहेव करती है कि वो एक तरह से एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन से क्या हो, कवर की गई हो। ठीक है, और उसका जो टेंशन है वो कुछ सारा का सारा सारे डायरेक्शन में है पैरेलल टू द सरफेस। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सरफेस टेंशन का फिनोमिना समझने के लिए सबसे पहले देखा गया है कि जो लिक्विड है, अगर हम इसे स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, जैसे कि लिक्विड ड्रॉप आ गया, तो रेस्ट पोजीशन पे फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स, जब बाहर से उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है जैसे ग्रेविटी वगैरह, तो वो हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया में रहता है। और अगर हम मैथमेटिकली जाने तो मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फीयर का होता है। ठीक है, तो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। तो जब अगर आपका कोई फ्री सरफेस है, ठीक है ना, तो जो फ्री सरफेस है वो हमेशा ऐसे बिहेव करता है, वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। तो सरफेस टेंशन है क्या, सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है। सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी of the liquid by virtue of which the free surface of the liquid at rest tend to have minimum area। ठीक है ना, अब ध्यान से इस चीज़ को समझिए, डेफिनेशन को, कि सरफेस टेंशन है क्या। सरफेस टेंशन जो होता है वो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट टेंड टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। जो फ्री सरफेस होगी रेस्ट पोजीशन में, क्योंकि हमने ये कह दिया है कि भाई सरफेस टेंशन तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है। अब जो उसकी फ्री सरफेस है लिक्विड की रेस्ट पोजीशन पे, वो क्या करेगी, वो मिनिमम एरिया में रहने की कोशिश करेगी। इट टेंड्स टू हैव मिनिमम एरिया, तो मिनिमम एरिया में रहेगी। और ऐसा करने के लिए वो कैसे बिहेव करती है, जैसे कि वो एक कवर्ड हो स्ट्रेच मेम्ब्रेन से। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो यहाँ पर सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन जो है वो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, बाय वर्च्यू ऑफ विच जो फ्री सरफेस होगा लिक्विड का वो किस में रहने की कोशिश करेगा, रेस्ट पोजीशन में। वो क्या लेता है, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करता है
ताकि वो बिहेव कर सके एज इट इज़ कवर्ड विद अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो यही आपका सरफेस टेंशन है। अब देखिए सरफेस टेंशन को हम निकालते कैसे हैं, मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इमेजिन करते हैं अ लाइन ए बी। अब देखिए यहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, हमने क्या ले लिया है, एक इमेजिन की है लाइन ए बी, जो कि हमने कैसे ड्रॉ की है, टेंजेंशियली एनीवेयर इन द लिक्विड सरफेस। ये हमारी लिक्विड सरफेस है, ठीक है। तो हमने लिक्विड सरफेस पे टेंजेंशियली एक लाइन क्या कर दी है, ड्रॉ कर दी है, जिसको हमने नाम दे दिया है ए बी का, ठीक है। द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट एट राइट एंगल टू दिस लाइन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस कैसे एक्ट करेगी, राइट एंगल की तरह एक्ट करेगी लाइन पे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है, हमने इमेजिन किया सबसे पहले कि एक लाइन ले ली है हमने टेंजेंशियली, जिसको नाम दिया है ए बी का, जो कि लिक्विड सरफेस के ऊपर ले ली है। अब जो फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन पे, वो कैसे एक्ट करेगा, राइट एंगल टू दिस लाइन, इस एंगल के, इस जो लाइन है इस पे राइट एंगल पे एक्ट करेगा, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ एक्ट करेगा। और जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा पर यूनिट लेंथ, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका सरफेस टेंशन, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही क्या कहा जाता है, सरफेस टेंशन एस, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है कि सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ of a line imagined to be drawn tangentially anywhere on the liquid surface of the liquid at rest। मतलब एक, अगर एक लिक्विड जो है वो रेस्ट पोजिशन पे है, तो उसकी सरफेस पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं टेंजेंशियली। देखिए इमेजिन कर रखा है हमने कि इमेजिन अ लाइन tangentially drawn anywhere on the free surface at rest position, it act at right angle to this line on both side and along the tangent of the surface। तो किस तरह से एक्ट करता है, ये 90 डिग्री एक्ट करता है दोनों तरफ। तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन होगा, सरफेस टेंशन क्या होगा, फोर्स एक्टिंग, जो ये फोर्स एक्ट कर रहा है पर यूनिट लेंथ, कि कितना आपका फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्टिंग per unit length of such a line give surface टेंशन। तो वो हमें क्या देता है, सरफेस टेंशन देता है। तो इसी चीज़ को हम आगे डिफाइन करेंगे कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, उसी के हिसाब से हमें पूरा टॉपिक जो होगा वो आएगा। देखिए सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, जो क्या करता है कि फ्री सरफेस जो भी होता है लिक्विड का रेस्ट पोजीशन पे, वो मिनिमम एरिया में रहता है और बिहेव करता है एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। तो वही आपके स्ट्रेच मेम्ब्रेन की डेफिनेशन है यहाँ पे। और इसमें यहाँ पर ये बता रखा है कि हम किस तरह से सरफेस टेंशन को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने सिंपल एक आपकी लिक्विड सरफेस लिया है, उसमें हम टेंजेंशियली जो है वो लाइन ड्रॉ कर देते हैं कहीं पर भी लिक्विड सरफेस पे, और जो फोर्स जो है वो सरफेस टेंशन पे एक्ट हमेशा 90 डिग्री पे करता है आपका। तो ये बात ध्यान रखनी है, 90 डिग्री टू दिस लाइन ऑन बोथ साइड, ठीक है, एंड ऑल्सो अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ द सरफेस। तो यही फोर्स जो है जो एक्ट कर रहा है पर यूनिट लेंथ, इसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए लेट एफ बी द टोटल फोर्स। तो अब जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, एफ से। तो लेट एफ बी द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द इमेजिनरी लाइन। तो जो हमने इमेजिनरी लाइन सेंटर में बना रखी थी, यहाँ पर ये आपका लिक्विड था सरफेस ए बी, यहाँ पर जो हमने ये आपकी ए बी लाइन बना रखी थी, तो इसी को कह रहे हैं कि लेट एफ बी द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इमेजिनरी लाइन। इस इमेजिनरी लाइन पे जो टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया है, एफ से डिनोट कर दिया है, जो कि लेंथ कितने लेंथ की है, एल लेंथ की है, ड्रॉन टेंजेंशियली ऑन द लिक्विड सरफेस एट रेस्ट। जब लिक्विड सरफेस किस पोजिशन पे है, रेस्ट पे है। द फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन बाय डेफिनेशन इज, तो जो फोर्स होगा सरफेस टेंशन पे वो क्या बनेगा आपका,
ठीक है। तो जो सरफेस टेंशन होगा वो क्या बनेगा आपका, सरफेस टेंशन, द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एस। तो सरफेस टेंशन कैसे डिफाइन होगा, इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है वो आपका होता है सरफेस टेंशन। वहीं अगर हम बात करते हैं यूनिट की, तो एसआई यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर मीटर, क्योंकि देखिए फोर्स है, फोर्स हमारा किस में होता है, न्यूटन में, अपॉन लेंथ है, लेंथ को हम किस में लिखते हैं, मीटर में, तो सरफेस टेंशन क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर। वहीं अगर हम सीजीएस की बात करें तो सीजीएस यूनिट में हम इसे कहते हैं डाइन पर सेंटीमीटर। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो देखिए ऊपर फोर्स है, फोर्स आपको पता है m1 l1 t माइनस 2 होता है। वही डिनोमिनेटर में हमारे पास लेंथ है, लेंथ मीटर में होता है, तो मीटर को हम l1 से डिनोट करते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब आप इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो m रेस टू द पावर 1, l रेस टू द पावर 0, t रेस टू द पावर माइनस 2। तो ये आपका सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। वहीं बात करें तो सरफेस टेंशन जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ऑलवेज रिमेंबर, surface tension is a scalar quantity because it has a no specific direction for a given liquid, क्योंकि इसका कोई specific direction नहीं होता। It has no specific direction, ऑलवेज रिमेंबर, इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई हमारी जो सरफेस टेंशन है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसी की आगे हम एप्लीकेशन करेंगे। तो ये सरफेस टेंशन अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, डायमेंशन फार्मूला अच्छे से याद होने चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए और इसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.